So very good morning students. Today we are going to start our unit number 3 that is called magnetic effects of current. तो हम सब जानते हैं, वी आर वेल अवेयर दैट मान लीजिए कोई तार है, मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर में क्या करेगा, आपका करंट फ्लो करेगा, बोले तो चार्ज फ्लो करेगा, तो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। ये सब आपने क्या होगा 7th क्लास के अंदर स्टडी किया होगा कि जो करंट कैरिंग वायर है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। या वैसे बोले कि मान लीजिए कोई वायर है, उस वायर में करंट फ्लो कर रहा है, राइट। हमने वायर के पास क्या किया, एक मैग्नेटिक निडल को वायर के पास लेके गए। क्या किया हमने, मैग्नेटिक निडल को हम क्या करेंगे, वायर के पास लेके आएंगे, तो उसमें क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। किसमें, मैग्नेटिक निडल में क्या है, डिफ्लेक्शन आया। तो डिफ्लेक्शन आया तो मतलब उसमें क्या लगा, फोर्स लगा। फोर्स कब लगेगा, जब कोई फील्ड होगा। तो जो फील्ड होता है उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ओके, तो जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है, दिस इज अ वायर, ये आपका वायर हो गया, और मान लेते हैं वायर में जो करंट है वो आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आपका वायर में क्या करेगा, आई करंट फ्लो करेगा। यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका चार्ज क्या है, क्यू आपका रेस्ट में है। अच्छा बताइए, जब वायर में से करंट फ्लो करेगा तो बताइए वायर आपका जो न्यूट्रल होगा या चार्ज होगा। कौन सी बात है, जब वायर में से करंट फ्लो करेगा तो आप जानते हैं वायर कैसा होगा, आपका न्यूट्रल होगा। कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। भाई जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया करंट कैरी कंडक्टर का। जब मान लीजिए कोई भी करंट कैरी कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो करेगा, तो कंडक्टर बेसिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो कौन सी बात है, इस वायर, ये जो वायर वो न्यूट्रल है, तो इस वायर के कारण इस पॉइंट पे जहाँ आपका चार्ज +2 रखा हुआ है जो कि रेस्ट में है, ध्यान रखिएगा, +2 चार्ज आपका किस में है, रेस्ट में है। तो ये जो वायर है उसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज वायर आपका न्यूट्रल है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो +2 चार्ज के लोकेशन पे आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, 0 होगा, राइट। तो पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने कहा कि इस वायर के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो चार्ज पे कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, वो लगा भी नहीं, सही बात है, ठीक है। बट जब हमने चार्ज को मोशन दिया, जब हमने +2 चार्ज को क्या दिया, मोशन दिया, मान लीजिए वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि जो +2 चार्ज है दैट गोज अवे फ्रॉम द वायर। जो +2 चार्ज है वायर से कहाँ गया, दूर गया। कहाँ गया, दूर गया, है ना। जब हमने +2 चार्ज को वी वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका, तो +2 चार्ज वायर से कहाँ गया, दूर गया। कहाँ गया, दूर गया। और वायर से दूर गया तो कहीं ना कहीं फोर्स तो लगा होगा, है ना। अब इलेक्ट्रिकल फोर्स हो नहीं सकता, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स होता तो पहले भी लगता है जब चार्ज आपका रेस्ट में था। तो कौन सी बात है, ये वाला जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं है। तो इस फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और ये जो फील्ड प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सो कीप इन माइंड दैट कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड होती है ना। उस फील्ड में यदि हम किसी मैग्नेटिक निडल को लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, डिफ्लेक्शन शो करेगा, राइट। तो उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान रखिएगा, इस चार्ज पे केवल तभी फोर्स लगेगा, इस चार्ज पे केवल तभी फोर्स लगेगा जब ये किसमें होगा, मोशन में होगा। तो ध्यान रखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड उसी चार्ज पे फोर्स लगाएगा जो कि मूव कर रहे हैं। अगर मान लीजिए चार्ज आपका रेस्ट में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। अच्छा, आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि जो +2 चार्ज दूर क्यों गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक फोर्स कैसे, कहाँ लगता है और कितना लगता है, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो हमारा टॉपिक रहेगा बायट-सावर्ट्स लॉ। क्या टॉपिक रहेगा, बायट-सावर्ट्स लॉ। BIOT, बायट, SAVART। दिस इज कॉल्ड बायट-सावर्ट्स लॉ। तो बायट-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, देखिए बेसिकली क्या होगा, हमारे पास 2 लॉ हैं। एक होता है बायट-सावर्ट्स लॉ और एक होता है पीएस-सटर लॉ। हम क्या करेंगे, दोनों लॉ का यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। किसी भी मान लीजिए आपका कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, या मान लीजिए आपका करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग लूप है, तो उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। या मान लीजिए आपका सॉलिनॉइड है, अब सॉलिनॉइड क्या होता है आप आगे स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपका सॉलिनॉइड है, मान लीजिए आपका टॉरॉइड है,
तो उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है ये हम कहाँ से निकालेंगे, बाय यूजिंग बायर्स-सावर्ट्स लॉ एंड बाय यूजिंग एम्पीयर-सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले बात करते हैं बायर्स-सावर्ट्स लॉ। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायर्स-सावर्ट्स लॉ? बायर्स-सावर्ट्स लॉ क्या होता है, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, बायर्स-सावर्ट्स लॉ अनेबल अस टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। बायर्स-सावर्ट्स लॉ की हेल्प से हम एक छोटे से एलिमेंट के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपका उसको वायर है, इस वायर में सपोज करो आपका आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ मैंने एक छोटा सा एलिमेंट चूज किया, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ हो गया DL, क्या हो गया DL। इसको कहा जाता है करंट एलिमेंट, क्या बोलते हैं उसको, करंट एलिमेंट बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा एक्चुअल में आपका होता है IDL होता है, दिस इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, क्या बोलते हैं इसको, करंट एलिमेंट बोलते हैं। और करंट एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, जो डायरेक्शन करंट का होगा वही किसका होता है, करंट एलिमेंट का होता है। करंट आपका ऊपर है तो करंट एलिमेंट भी आपका क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, हमें इसी करंट पॉइंट P पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लेते हैं R क्या है, R आपका डिस्टेंस है कहाँ से, करंट एलिमेंट से उस पॉइंट का डिस्टेंस है जहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। R इज द डिस्टेंस टू पॉइंट P वेयर वी विश टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट एलिमेंट। और मान लेते हैं ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा हो गया। तो थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट एलिमेंट एंड R, ठीक है। थीटा जो है वो आपका करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल है, किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और R के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। सो व्हाट वी कैन से, ध्यान रखिएगा थीटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थीटा इज द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड R क्या है, you can say R is the position vector of point P with respect to current element। तो ध्यान रखिएगा ये स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको मैंने नाम दिया DB, क्या नाम दिया, DB नाम दिया, क्या नाम दिया, DB नाम दिया। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू करंट कैरिंग एलिमेंट। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होगा, इस करंट कैरिंग एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करेगा उसके डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट कैरिंग एलिमेंट के लेंथ के लिए क्या होता है, डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कितना होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, साइन थीटा होगा। और आप जानते हैं थीटा इज एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग एलिमेंट एंड द R। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। R is the distance between the current carrying element and point P where we wish to find magnetic field। सबको कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा, सबको कंबाइन करेंगे तो आएगा DB, this is DB। DB is the symbol of magnetic field, small magnetic field। तो DB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, I आएगा, साथ में कितना आएगा, DL आएगा, साथ में कितना आएगा आपका साइन थीटा आएगा, और नीचे आपका कितना आएगा, R स्क्वायर आएगा, कितना आएगा, R स्क्वायर। और यहाँ हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या लगाएंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना आएगा, 4 पाई आएगा, इंटू में कितना आएगा, आई आएगा, इंटू में कितना आएगा, DL आएगा, इंटू में कितना आएगा, साइन थीटा आएगा, और नीचे आपको क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, R स्क्वायर। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है, ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, राइट। अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया, ध्यान रखिएगा जो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है उसको बोलते हैं टेस्ला, क्या बोलते हैं, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या स्पेलिंग होगा बताने की आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, टेस्ला होगा। और सीजीएस क्या होता है, गोस होता है, क्या होता है, गोस, है ना। ये यूनिट जो है वो किसके नाम पे रखा, साइंटिस्ट के नाम पे रखा। तो ऐसा ही क्या होगा, टेस्ला होगा, सीजीएस क्या होगा, गोस होगा। तो ध्यान रखिएगा जो 1 टेस्ला होता है, 1 टेस्ला दैट इज इक्वल टू 10⁴ गोस। 1 टेस्ला के अंदर क्या होता है, 10⁴ गोस होता है, क्या होता है। So this is the relationship between the Tesla and the Gauss। तो ध्यान रखिएगा 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गोस आएगा। अब दोबारा यहाँ पर आते हैं, तो ध्यान रखिएगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये जो म्यू नॉट है, ये जो टर्म म्यू नॉट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमेबिलिटी।
तो ये आपका जो टर्म है म्यू नॉट, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और इसका वैल्यू जो है डिफरेंट मीडियम के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, यू कैन से एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, आपका मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगा। मतलब जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी है वो मीडियम को डिफाइन करेगा। जब मीडियम चेंज होगा तो आपका म्यू नॉट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आपका मीडियम चेंज होता है तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ भी क्या होगा, मीडियम अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगा, आपका चेंज होगा। अगर का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ऐसा बनाता है इसको। ये इसका बनाने का तरीका है। ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁷। क्या होता है, 10⁻⁷, दैट इज कॉल्ड वेबर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू कितना आएगा, 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू होता है। हम आप पूछेंगे वेबर क्या होता है, आप थोड़ा आगे स्टडी करेंगे। वेबर जो होता है वो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है। वेबर जो होगा आपको क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। जैसे हमने कहाँ स्टडी किया था, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, वैसे क्या आएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। वैसे क्या आएगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, राइट। और हम सब जानते हैं, या आप थोड़ा आगे स्टडी करेंगे, आपको जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका φm, दैट इज कॉल्ड बी ए कोस थीटा। क्या होता है, बी ए कोस थीटा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था ई ए कोस थीटा, यहाँ कितना आएगा, बी ए कोस थीटा आएगा। तो वेबर जो होता है, वेबर आपका जो होगा, वेबर इज इक्वल टू टेस्ला इंटू में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, टेस्ला इंटू में क्या आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा, है ना। कितना आएगा आपका, टेस्ला इंटू में कितना आएगा, मीटर स्क्वायर आएगा। तो वेबर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। वेबर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, वेबर की जगह हम क्या करेंगे, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं, राइट। तो ये बेसिकली क्या होगा, आपका वैल्यू होगा जिसका म्यू नॉट अपॉन 4 पड़ेगा। कितना वैल्यू होता है, 10⁻⁷, ठीक है। और क्या आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना आएगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट का वैल्यू डिपेंड करेगा मीडियम पे। मीडियम अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक परमेबिलिटी भी क्या होगा, चेंज होगा। और ध्यान सुनिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इस यूनिट के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है वो बेसिकली क्या है, डायरेक्शन निकालना है। क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना। आपको डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। यदि आपको डायरेक्शन निकालना आएगा तो आप सारे न्यूमेरिकल कर पाएंगे, और डायरेक्शन निकालना नहीं आएगा तो आप एक भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। जैसे या तो करंट कैरिंग वायर है, इसके कारण पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा, बाहर होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो ध्यान रखिएगा, पहला आपका होता है राइट हैंड थंब रूल। क्या होता है, राइट हैंड थंब रूल। तो हम क्या करेंगे, हम अपने थंब को ओरिएंट करेंगे कहाँ, करंट की डायरेक्शन में। ये देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मैंने थंब को कहाँ ओरिएंट किया, ऊपर ओरिएंट किया करंट की डायरेक्शन में। तो मेरी फिंगर इस साइड में कहाँ जाएंगी, इनसाइड द बोर्ड। इस साइड में मतलब वायर के राइट साइड में मेरी फिंगर कहाँ गई, इनसाइड द बोर्ड। तो फिंगर अगर इनसाइड द बोर्ड जाएंगी तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा, पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द बोर्ड है। इनसाइड द बोर्ड बोलते हैं इनवर्ड डायरेक्शन। क्या बोलते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट पी पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। क्या आएगा, इनवर्ड। देखो अंदर जाएगा तो इनवर्ड होगा, और बाहर आएगा तो क्या होगा, आउटवर्ड होगा। तो एक तो तरीका क्या होता है, हम किससे निकालें, राइट हैंड थंब रूल से निकालें। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो वहाँ से क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड का क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। दूसरा हमारा जो लो होता है वो होता है आपका वेक्टर प्रोडक्ट। क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो डीवी का वैल्यू कितना आएगा, डीवी का जो वैल्यू आएगा, डीवी कम्स आउट टू, थोड़ा डार्क कर देते हैं, तो डीवी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, कम्स आउट टू म्यू नॉट अपॉन में कितना आएगा, 4 पाई आएगा, साथ में कितना आएगा, आई आएगा,
साथ में कितना आएगा डीएल आएगा, साथ में क्या आएगा साइन थीटा आएगा, और में कितना आएगा आर स्क्वायर आएगा। इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको आर कैप से मल्टीप्लाई करूंगा। इसको यदि मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं इसको आर कैप से क्या करूंगा मल्टीप्लाई करूंगा। आर कैप क्या है, आर कैप यूनिट वेक्टर है, आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर है, राइट। अब जानते हैं वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा और एक क्या होगा डायरेक्शन होगा। तो आर कैप बेसिकली क्या करेगा डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। अब आप जानते हैं आर कैप क्या होता है, आर कैप होता है वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा आर क्यूब आएगा, कितना आएगा आर क्यूब आएगा, राइट। तो dv का जो वैल्यू आ गया, dt का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, dv का यदि मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूंगा तो बताइए dv का वैल्यू कितना आएगा। dv का आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना हो गया 4 पाई हो गया, और यहाँ कितना आएगा i हो गया, और i के साथ कितना हो जाएगा आपका हो गया dl क्रॉस r, कितना हो गया ये आपका हो गया dl क्रॉस में क्या आएगा r आएगा, और नीचे आपका क्या आएगा r क्यूब आएगा, क्या आएगा r क्यूब। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो ये आपका क्या है बायट-सावर्ट्स लॉ है, किस फॉर्म में वेक्टर फॉर्म में। तो जानेंगे dv हम कहाँ से निकालेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट से निकालेंगे dl क्रॉस r, कहाँ से निकालेंगे dl क्रॉस r। याद कीजिए आज सबने प्लस वन क्लास में क्या पढ़ा है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या स्टडी किया है वेक्टर प्रोडक्ट आपने स्टडी किया है, आप जानते हैं। मान लीजिए आपका वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। मान लीजिए ये आपका वेक्टर a है और ये आपका वेक्टर b है, तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b क्या होता है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b एक नया वेक्टर होता है, क्या होता है नया वेक्टर। उस नए वेक्टर को नाम देते हैं वेक्टर सी। वो जो नया वेक्टर उसको क्या नाम देते हैं वेक्टर सी नाम देते हैं। जो वेक्टर सी होता है वो वेक्टर ए के भी क्या है नॉर्मल है, और वेक्टर बी के भी क्या है नॉर्मल है। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल है, तो वेक्टर सी जो होता है वो ए के भी क्या होगा नॉर्मल होगा, और बी के भी क्या होगा नॉर्मल होगा। अच्छा बताइए ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, याद कीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है वेक्टर ए है, और मान लीजिए ये आपका क्या है वेक्टर बी है, और मान लेते हैं दोनों के बीच में एंगल क्या है थीटा है, क्या है थीटा। बताइए ए क्रॉस बी का होगा, बोले वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा। हम सब जानते हैं ए क्रॉस बी हम कैसे निकालता है राइट हैंड थंब रूल से, कैसे निकालता है राइट हैंड थंब रूल से। तुम्हारी फिंगर कहाँ से कहाँ जाएंगी, हमारी फिंगर घूमेंगी ए से बी की तरफ, कहाँ से घूमेंगी ए से बी की तरफ, तो थंब कहाँ गया बाहर गया, तो वेक्टर सी कहाँ होगा बाहर होगा, कहाँ होगा वेक्टर सी कहाँ होगा बाहर होगा। तो ध्यान रखिएगा वेक्टर सी का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, वेक्टर सी का डायरेक्शन निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। कैसे निकालते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर ए क्रॉस बी है तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा ए से बी की तरफ, तो फिंगर यदि आपका ए से बी की तरफ घूमेगा तो थंब कहाँ जाएगा बाहर जाएगा। तो वैसे बात है वेक्टर सी का डायरेक्शन कहाँ होगा बाहर होगा, बाहर बोले तो आउटवर्ड कहाँ होगा आउटवर्ड होगा, राइट। डायग्राम हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, डायग्राम को अपनी करेंगे। यदि आपको थोड़ा और एग्जाम्पल दूं, यदि मैं आपको थोड़ा और एग्जाम्पल दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ बताइए अगर आपसे पूछो कि पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का होगा तो देखो डीएल क्रॉस आर है, क्या है डीएल क्रॉस आर। तुम्हारा फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा डीएल से आर की तरफ घूमेगा, ये आपका डीएल है। मैंने बोला ना करंट कैरिंग एलिमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, करंट का ऊपर है तो करंट कैरिंग एलिमेंट भी कहाँ होगा ऊपर होगा। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा डीएल से आर, तो फिंगर घुमा डीएल से आर, फिंगर अगर घुमा डीएल से आर घूमेगा तो थंब कहाँ गया अंदर गया। तो ऑफ कोर्स पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा इनवर्ड होगा, कहाँ होगा इनवर्ड होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज सब कुछ के डायरेक्शन का ही है। डीएल क्रॉस आर है, क्या है डीएल क्रॉस आर, तो फिंगर कहाँ से कहाँ जाएगा डीएल से आर, तो डीएल से आर फिंगर ऐसे घूमेगा तो थंब बेसिकली कहाँ ओरिएंट है, थंब आपका है इनसाइड द बोर्ड। तो पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनसाइड द बोर्ड आएगा, आएगा इनसाइड द बोर्ड आएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए बिकॉज वेक्टर प्रोडक्ट आपको आना ही आना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि ये आपका है वेक्टर ए, ये आपका डॉट है, और मान लीजिए ये आपका क्या है वेक्टर बी है, बताइए वेक्टर सी का होगा। हाँ जी बताइए यदि मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा तो बताइए वेक्टर सी का होगा। देखो डॉट का मीनिंग क्या होता है, वेक्टर का है बाहर है, बाहर बोले तो आउटवर्ड है, क्या है आउटवर्ड है। और बी का है, बी इसके प्लेन में है, क्या है इस प्लेन में है। तो देखो ये तो आपका वेक्टर ए है और ये आपका क्या है वेक्टर बी है,
राइट। तो हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी। तो हमारा फिंगर कहाँ जाएगा, ए की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, ए की तरफ। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी। तो थंब कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, इस साइड में जाएगा। तो थंब यदि आपका इस साइड में जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का होगा। हाँ जी बताइए। जो मैग्नेटिक फील्ड है, देखो यहाँ आपको समझाता हूँ। जैसे ये है, ये बाहर आ रहा है, ये जो है वो आपका कहाँ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर ऐसे, ठीक है, मतलब ऐसे आपका बाहर आ रहे हैं, इजंट। और ये आपका क्या है, बी है। तो फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ घूमेगा। तो कॉमन सी बात है, फिंगर यदि आपका ए से बी की तरफ घूमेगा तो वेक्टर सी कहाँ होगा, ऐसे होगा। दिस वुड बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। ये जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर सी का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। क्या होता है, वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा। ध्यान रखना, यहाँ एक डॉट था, तो वेक्टर ए क्या आउटवर्ड है, मतलब वेक्टर ए क्या है, बाहर है। और वेक्टर सी क्या है, बोर्ड के प्लेन, सॉरी वेक्टर बी क्या है, बोर्ड के प्लेन में है। तो वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या आएगा, यहाँ पर आएगा। कैसे निकाला, वही सिंपल सी बात है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपका घूमेगा ए से बी की तरफ। कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ। चलिए एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। मान लीजिए ये है आपका वेक्टर ए, क्या है, वेक्टर ए है। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, क्रॉस का मीनिंग होता है कि वेक्टर ए का है, अंदर है, कहाँ है, अंदर। और ये मान लीजिए आपका क्या है, वेक्टर बी, या वही मान लीजिए ये आपका क्या होगा, ये आपका वेक्टर बी हो गया। दिस इज द वेक्टर बी। बताइए वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा, ये आपका वेक्टर बी है। तो बताइए वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा, बताइए। हमें एक क्रॉस भी निकालना है। तो देखो ए तो आपका अंदर है, इनसाइड द बोर्ड है। ए आपका क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। और बी आपका बेसिकली क्या होगा, ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे है। बी जो है वो बोर्ड के प्लेन में है और ये क्या है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ऐसा है। फिंगर कहाँ से कहाँ घूमेगा, फिंगर आपका घूमेगा ए से बी की तरफ। तो फिंगर आपका कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ घूमेगा। कहाँ से कहाँ घूमेगा, ए से बी की तरफ। तो वेक्टर सी कहाँ होगा, वेक्टर सी ऐसे होगा। ए के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और बी के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वेक्टर सी जो है, वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसे होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी। कुछ भी नहीं है, ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। कहाँ पर, +1 में। दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। यहाँ पर हम देख सकते हैं डीएल क्रॉस आर है। तो डीएल क्रॉस आर फिंगर कहाँ से कहाँ जाएगा, डीएल से आर की तरफ जाएगा। तो ऊपर आपका डीएल है, डीएल से कहाँ गया, आर की तरफ गया। थंब कहाँ गया, अंदर गया। थंब गया इनसाइड द बोर्ड। तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। कहाँ होगा, इनसाइड द बोर्ड। और ये आपका क्या है, ये आपका बायर साउंड है, जो कि मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है। इसको याद कर लीजिएगा। क्या हो गया, म्यूनो डाइट में डीएल क्रॉस आर वन में 4πr3। वैसे एक और लॉ होता है डायरेक्शन निकालने का, उसको बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। क्या बोलते हैं, राइट हैंड पाम रूल। तो हम क्या करेंगे, जैसे राइट हैंड, ठीक है, ये आपका पाम है, राइट हैंड पाम रूल। पाम का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू पाम। जैसे मान लीजिए आपका पाम है, कॉमन सी बात है, तो पाम का डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा, ऐसा, राइट। मान लीजिए पाम ऐसा है, तो पाम का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर होगा, आपकी तरफ होगा। तो देखो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, हम उस डायरेक्शन में अपने थंब को ओरिएंट करेंगे। तो करंट कहाँ जा रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो थंब भी कहाँ होगा, ऊपर होगा, इजंट। तो पाम का डायरेक्शन बोलो कहाँ होगा, यहाँ पर। पाम का डायरेक्शन होगा इनसाइड द बोर्ड। कहाँ होगा, इनसाइड द बोर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ होगा, इनसाइड द बोर्ड। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड पाम रूल से भी हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं। ये थोड़ा इजी भी है, मुश्किल नहीं है। करंट के डायरेक्शन में हम अपने थंब को ओरिएंट करेंगे, तो पाम आपका ऐसा है, ऐसा है यहाँ पर पाम। तो पाम का डायरेक्शन का आएगा, इनसाइड द बोर्ड आएगा। कहाँ आएगा, इनसाइड द बोर्ड। तो ऑब्वियसली बात है, पाम का डायरेक्शन इनसाइड द बोर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका क्या होगा, इनसाइड द बोर्ड होगा। अच्छा मान लीजिए आपसे ही पूछा जाए, बताइए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को नाम दिया जेड नाम दिया। क्या नाम दिया, जेड नाम दिया। बताइए पॉइंट जेड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉइंट जेड पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये कहाँ से निकालना है, ये निकालना है बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। तो देखो थंब आपका ऊपर जाएगा, भाई करंट आपका ऊपर जा रहा है, तो थंब का जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये पाम ऐसे हो गया, तो पाम का डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर। कहाँ होगा, बाहर होगा। तो पॉइंट जेड पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा। क्या होगा, आउटवर्ड। ध्यान रखिएगा, राइट हैंड थंब रूल से भी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट भी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं।
और बाई यूजिंग राइट हैंड पाम रूल भी आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना आना ही आना चाहिए, वो नहीं आएगा तो आप एक भी न्यूमेरिकली इस यूनिट से नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको बायर्स-सावर्त लॉ बिल्कुल क्लियर होगा। तो ध्यान रखिएगा, बायर्स-सावर्त लॉ में क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। यहाँ जो करंट कैरिंग एलिमेंट है वो क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होगा 4 पाई आई इंटू में डी एल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। सो दिस वाज द यू कैन से बायर्स-सावर्त लॉ। अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस। क्या डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ बायर्स-सावर्त लॉ। Now we will discuss about the applications of the बायर्स-सावर्त लॉ। ठीक है, तो क्या क्या एप्लीकेशंस होती है। तो पहला एप्लीकेशन है कि वहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। वी विश टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। मान लीजिए वहाँ पर से करंट कैरिंग वायर है, क्या है, तो हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और हमें उसके कारण किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट। मान लेते हैं हमारे पास ये करंट कैरिंग वायर है, दिस इज द करंट कैरिंग वायर, और इस वायर में जो करंट है वो कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ये मान लो आपका क्या है, दिस इज द पॉइंट पी। ये वाले जो मान लीजिए पॉइंट पी है, हम पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। और मान लेते हैं जो करंट कैरिंग वायर है उससे पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या होगा, डी होगा। क्या होगा, डी। डी नहीं मानते, आर मान लेते हैं। क्या हो गया, आर हो गया। आर नहीं, ए मान लेते हैं। चलो कुछ मान लो, नाम में क्या रखा है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ए हो गया। फिर कितना हो गया, ए हो गया। तो हम जानते हैं किसका एप्लीकेशन है, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायर्स-सावर्त लॉ। ये क्या है, बायर्स-सावर्त लॉ का एप्लीकेशन है। तो क्या करेंगे, हम पूरे वायर को छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। बिकॉज बायर्स-सावर्त लॉ में क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड देता है ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज कर लिया, तो दिस इज द वेरी स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट का लेंथ कितना होगा, डी एल होगा। इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, राइट। थोड़ा पॉइंट पी को दूर लेते हैं, तो हमने यहाँ पर क्या मान लिया, दिस इज पॉइंट पी, तो ये वाला पॉइंट पी है। मान लेते हैं ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का लेंथ हमने डी एल मान लिया, और इस एलिमेंट ने यहाँ पर जो एंगल बनाया, दिस एंगल कम्स आउट टू, इसको मान लेते हैं डी थीटा। क्या मान लेते हैं, डी थीटा। सो दिस एंगल कम्स आउट टू डी थीटा। और कीप इन माइंड दैट दिस डी थीटा इज वेरी 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 स्मॉल। भाई एलिमेंट आपका बहुत छोटा है तो एंगल भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो डी एल बहुत छोटा है और डी थीटा भी क्या होगा, आपका बहुत छोटा होगा। ये वाला जो एंगल है इसको मैं क्या मान लिया, इस एंगल को मैंने मान लिया थीटा। क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ये वाला जो एंगल होगा इसको क्या लेके चले, इस एंगल को मैंने ले लिया आपका थीटा 2। क्या ले लिया, थीटा 2। कुछ लिख लो, थीटा 2, फाई 2 जो भी है। और यहाँ से ये मैंने इसको मिलाया, तो इस एंगल को मैंने क्या नाम दिया, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को मैंने नाम दिया थीटा 1। क्या नाम दिया, थीटा 1। तो ये जो पूरा है, ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा 1 होगा। कितना हो गया, थीटा 1। नहीं देखिए अब ना, वेरिएबल ज़्यादा है। आपका डीएल भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, एंगल भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। तो हमें एक सिंगल वेरिएबल में लेना पड़ेगा। हमें डीएल को भी थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये जो डिस्टेंस आर है, ये जो करंट एलिमेंट है उससे पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो आपका आर है। तो आर भी आपका वेरिएबल है। तो आर भी आपका वेरिएबल है, डीएल भी आपका वेरिएबल है और एंगल भी आपका वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है। तो हमें तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो बताइए इस स्मॉल एलिमेंट के कारण पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कौन प्रोवाइड करेगा, सीधी सी बात है, कौन प्रोवाइड करेगा, बायर्स-सावर्त लॉ। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है आपका डीवी। तो डीवी कितना आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन में कितना होगा, 4 पाई होगा। साथ में आपका कितना आएगा, आई इंटू में कितना आएगा, डी एल आएगा, इंटू में कितना आएगा, साइन, और नीचे कितना आएगा आपका आर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, आर स्क्वायर। बताइए एंगल कितना आएगा,
साइन के साथ जो आएगा बताइए एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा। एंगल किसके बीच में होता है, एंगल होता है आपका स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट और आर के बीच में। तो देखो यहाँ पर करंट एलिमेंट आपका ऊपर है, ऐसे करंट एलिमेंट आपका ऊपर होगा, करंट ऊपर जा रहा है तो करंट एलिमेंट भी क्या होगा, ऊपर होगा, और आर आपका ये वाला है। तो हमें बेसिकली ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। अब ये एंगल यदि आपका कितना है, थीटा है, कितना है थीटा, ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस थीटा, 10 वोल्ट 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना आएगा, 90 प्लस थीटा, कितना आएगा, 90 प्लस थीटा। देखिए ना, ये एंगल यदि आपका थीटा है, ध्यान रखिएगा दिस एलिमेंट इज वेरी 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 स्मॉल, मतलब इसलिए जो दो मतलब इतना छोटा है कि इसका लेंथ ऑलमोस्ट क्या जीरो है। तो ये यदि आपका थीटा होगा तो ऑफकोर्स ये वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा को देखिए कितना आएगा, 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर आपका जो एंगल आएगा वो ना थीटा आएगा ना 90 माइनस थीटा आएगा, कितना आएगा, 90 प्लस थीटा आएगा, 90 प्लस थीटा। बताइए साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, तो dv का वैल्यू कितना हो गया, dv का वैल्यू हो गया म्यू नॉट अपॉन में कितना हो गया, 4 पाई हो गया, साथ में i आ गया, साथ में आपका dn हो गया, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा बताइए कितना होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कोस थीटा, क्या होता है, कोस थीटा, बिकॉज हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। अब जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 3 वेरिएबल है, आर भी क्या वेरिएबल है, डीएल भी क्या वेरिएबल है, थीटा भी क्या वेरिएबल है। तो वे तीनों वेरिएबल को एक सिंगल वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, पहले हम आर निकाल लेते हैं। बताइए आर कैसे निकालेंगे, आर अपॉन ए, फिगर को देखो बताओ, आर अपॉन ए क्या है, तो आर ए अपॉन ए आपका आएगा सेक थीटा, कितना आएगा, सेक थीटा। हाइपोटेन्यूज अपॉन में क्या आएगा आपका बेस, दैट कम्स आउट टू सेक थीटा, तो आर अपॉन ए कितना आएगा, सेक थीटा आएगा। तो आर का वैल्यू कितना आएगा, आर का वैल्यू आएगा ए सेक थीटा, लो जी आपका आर निकल आएगा। तो आर का वैल्यू क्या होगा, ए सेक थीटा, तो आर तो आपका थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब क्या बचा आपका, डीएल बचा, क्या बचा, डीएल। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैंने एल मान लिया, क्या मान लिया, एल। तो एल अपॉन ए, बताइए एल अपॉन ए कितना आएगा, यहाँ हम देखेंगे तो एल अपॉन ए का वैल्यू आएगा टेन थीटा, तो ये टेन थीटा हो गया। तो ध्यान रखिएगा आर तो कितना हो गया, ए सेक थीटा, तो एल का वैल्यू कितना आएगा, ए टेन थीटा, तो एल कितना हो गया, एल आपका हो गया ए, हाँ टेन थीटा। दोनों साइड में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, डी एल आएगा, और ये कितना आएगा, ए आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा, साथ में क्या आएगा, डी थीटा। आपका जो डी एल होगा कितना आएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या आएगा, डी थीटा, कितना आएगा, डी थीटा। बस वैल्यू पुट करो। हम क्या करेंगे, हर एक का वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो dv का वैल्यू कितना हो गया, dv का वैल्यू हमारे पास आएगा, ये कम सा आएगी, आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना हो गया, 4 पाई हो गया, यहाँ आपका i हो गया, dl का आ गया ये ना, dl का जो वैल्यू है वो है आपका a इंटू में क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू में कितना आएगा, डी थीटा, ये आपका क्या होगा, dl हो गया। साथ में क्या आपका कोस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस थीटा हो गया, तो दिस इज द कोस थीटा, है ना। आर का वैल्यू कितना हो गया, आर का आपका वैल्यू कितना आया था, ए सेक थीटा, तो यहाँ आपका कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा, साथ में कितना आएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया। सेक स्क्वायर थीटा ने सेक स्क्वायर थीटा को मार दिया, एक ने एक को मार दिया, तो डीवी का वैल्यू क्या होगा, जो डीवी का वैल्यू हमारे पास आएगा, डीवी का वैल्यू हमारे पास आएगा वो आपका आएगा म्यू नॉट अपॉन में कितना हो गया, 4 पाई हो गया, साथ में आपका कितना हो गया, आई हो गया, नीचे आपका क्या बचा, ए आ, तो ये आपका ए आ गया, साथ में क्या आएगा, कोस थीटा इनको में क्या होगा, डी थीटा, कितना हो गया, कोस थीटा में कितना होगा, डी थीटा हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। बताइए क्या लिमिट होगा, ये मैंने इसको दोनों साइड में इंडिकेट कर दिया, इन ऑर्डर टू फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। बताइए क्या मतलब बेसिकली लिमिट होगा, आपका लिमिट आएगा -θ2 से लेके +θ1। अब कई बच्चों को मन में क्वेश्चन ये आता है कि -θ2 क्यों हुआ। देखो
एक एंगल यदि आपका क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो थीटा 1 को हमने कैसे लिया, क्लॉकवाइज लिया, तो थीटा 2 आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अगर क्लॉकवाइज एंगल प्लस है तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, माइनस होगा। क्लॉकवाइज एंगल प्लस है तो थीटा 1 प्लस हो गया, तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना आएगा, माइनस थीटा 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस थीटा 2 आएगा। बस इंडिकेट कर दो। dv का इंटीग्रेशन कितना आएगा, b आएगा, तो आपका b हो गया, साथ में कितना हो गया, म्यू नॉट हो गया, इंटू में i हो गया, नीचे आपका 4 पाई a हो गया। बताइए cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या आता है, sin थीटा। क्या आता है, sin थीटा। फिर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस में क्या आएगा, लोअर लिमिट। तो यहाँ आपका आएगा अपर लिमिट आएगा sin थीटा 1 और साथ में कितना आएगा, माइनस आएगा, और ये कितना आएगा, माइनस साइन माइनस थीटा 2 ऐसा आएगा वैसे। तो जो b का वैल्यू आएगा वो b का वैल्यू आपका आता है म्यू नॉट हो गया, साथ में i हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 4 पाई a आएगा, और साथ में आपका कितना आएगा, साइन थीटा 1 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। आप सब जानते हैं साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ साइन थीटा 1 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, साइन थीटा 2 आएगा। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस करंट कैरिंग वायर। तो ये जो करंट कैरिंग वायर है उसकी करंट पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना हो गया, म्यू नॉट I अपॉन में 4 पाई a इनटू में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, राइट। अच्छा बताइए, अगर वायर का लेंथ आपका इनफाइनाइट होगा, अभी तो वायर कैसे था, फाइनाइट था। अगर मान लीजिए वायर का लेंथ आपका इनफाइनाइट होगा तो फील्ड कितना होगा, वायर का लेंथ यदि आपका इनफाइनाइट है तो फील्ड कितना होगा। वायर का लेंथ इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, ये वाला पॉइंट क्या होगा, बहुत दूर होगा। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा, बहुत दूर होगा। कैसा होता है, ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइट जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। क्या होता है, रिलेटिव टर्म होता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 8 मीटर और मैंने कहा 0.1 मिलीमीटर, तो 0.1 मिलीमीटर जो है वो 1 मीटर की कंपेरिजन में बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो 0.1 मिलीमीटर है उसके 1 मीटर क्या है, इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट। तो मेरे कहने का अर्थ है कि आपका जो इनफाइनाइट होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। क्या होता है, रिलेटिव टर्म। जैसे मैंने बोला कि आपकी नैनो गाड़ी है, नैनो गाड़ी का लंबाई 3 मीटर है, और यहाँ से अमेरिका की दूरी मान लीजिए कितना है, 7000 किलोमीटर है। तो वो जो 3 मीटर है वो 7000 किलोमीटर की कंपेरिजन में बहुत छोटा है। तो 7000 किलोमीटर नैनो कार की लंबाई के रिस्पेक्ट में इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ध्यान रखना है, कहने का मतलब ये है अगर आपका वायर इनफाइनाइट होगा, क्या होगा, वायर कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट देखिए और एलाबोरेट कर दो। जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है, ये आपका क्या वायर है, और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका है 0.1 मिलीमीटर। क्या है आपका, 0.1 मिलीमीटर। और मान लीजिए वायर की लंबाई क्या है, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर। तो ये वाला, और मान लीजिए मिड पॉइंट पे है, तो ये ऊपर वाला वायर कितना होगा, 25 मीटर, और यहाँ भी क्या होगा, 25 मीटर, है ना। तो भाई कहने का अर्थ है कि इसका ये जो ऊपर वाला एंड होगा वो ऑलमोस्ट क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन गैप, है ना। इस स्मॉल गैप के लिए जो इसका ऊपर वाला एंड होगा वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और नीचे वाला एंड होगा वो भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ऐसे ही होता है। तो इस केस में थीटा 1 भी कितना होगा, 90 होगा, और थीटा 2 भी कितना होगा, 90 होगा। तो थीटा 1 90 होगा, थीटा 2 90 होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा बी वो आपका आएगा म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो गया, 4 पाई ए। तो यहाँ पर 4 पाई ए हो गया, साथ में कितना आएगा आपका साइन 90 प्लस साइन 90। थीटा 1 भी क्या होगा, 90 होगा, और थीटा 2 भी क्या होगा, 90 होगा। तो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होगा, 2 हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आएगा, 2 पाई ए आएगा। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। तो जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आएगा, 2 पाई ए। कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आएगा। तो ध्यान रखिएगा, इन्फिनिटी जो होता है वो एक रिलेटिव टर्म होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी आइज को बिल्कुल वॉल के पास लेके गए, ठीक है, तो क्या आपको वॉल का जो ऊपर वाला एंड वो दिखाई देगा, नहीं। तो नीचे वाला एंड दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो वॉल जो है वो क्या आपको क्या करेगा, वो आप उसका ऊपर वाला एंड भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, और उसका नीचे वाला एंड भी क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा फॉर आवर आई, ठीक है। तो वही वाली बात है, अगर ये डिस्टेंस जो है ये आपका बहुत कम है और ये वाला एंड क्या है, बहुत दूर है, मतलब ये आपका मान लीजिए 0.00001 मिलीमीटर है,
और ये जो ऊपर है वो कितना है 25 मीटर पे है, तो क्या होगा ये वाला जो एंड होगा वो इस डिस्टेंस के लिए क्या होगा, इस पॉइंट के लिए क्या करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ध्यान रखिएगा जो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर होता है उसी का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, म्यू नॉट आई मोमेंट 2 पाई है, राइट। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर. In the next lecture we will discuss the numericals on this particular topic. Okay, thank you. Have a nice day for today.